बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और बजट स्पेशल के साथ हम आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में है, और वो है पाकिस्तान का स्टील सेक्टर। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने को हुकूमत प्रमोट करना चाहती है तो ये प्रमोशन नहीं हो सकती उस टाइम तक जब तक पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन की मेजर इनपुट्स हैं, और ख़ासकर उसमें स्टील का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको इंसेंटिवाइज और प्रमोट नहीं किया जाता। आज हमारे साथ हैं अब्बास अकबर अली, जो कि अमीर अली स्टील मिल के चेयरमैन हैं, और जो पाकिस्तान में स्टील मिल लार्ज पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स उसके पैटर्न इन चीफ भी हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। शुक्रिया सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अभी 10 तारीख को बजट की अनाउंसमेंट होने वाली है, और इस बजट की अनाउंसमेंट में हुकूमत एक टैरिफ पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है कि जिसमें मुख्तलिफ अशिया के ऊपर जो रेवेन्यू के लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगी हुई थी वो इम्पोज करने जा रही है, लेकिन स्टील सेक्टर उसको अपोज कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे आपका इसके बारे में स्टांस क्या है जी? देखिए, जो प्रपोज़ल है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ का, जी सर। इनका ये एक मंसूबा आया है कि अगले 5 साल में सिर्फ 4 स्लैब्स होंगे ठीक है, जो टैरिफ टैरिफ के के, कस्टम्स के। 0, 5, 10 और 15। ठीक है। और स्लोली 5 साल के अंदर में जितनी भी अभी ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, वो रैशनलाइज हो जाएगी ये 4 स्लैब्स में। ठीक है सर। इसके अंदर में जो स्टील इंडस्ट्री जो कह रही है वो ये कह रही है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। पाकिस्तान इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एज फार एज द स्टील इंडस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, इसलिए कि हमने अपनी मनसूबाबंदी की नहीं है। ठीक है सर। आज नहीं, पिछले 70 साल में हमने अपनी प्लानिंग नहीं की है। और ये कल उठ के कह दिया कि जी कल से हम शुरू कर देंगे ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर कर लेंगे तो दिस विल बी द डेथ ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा। इट विल बी द मैसिव डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। कैसे सर? इसलिए कि बाहर से जो अशिया आती है वो सस्ती होगी, और जब क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम है सर। इनपुट कॉस्ट बहुत कम है, उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा है। एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी लो। हमारे यहाँ बिजली आप देखिए, पिछले सन 18 से लेके 2018 से लेके आज तक बिजली का रेट 11 रुपये होता था। ठीक है। आज 50 रुपये के ऊपर है। ठीक है। उम्मीद है कि ये 40 तक ले आएंगे। ठीक है। 40 तो है ना। जब तक क्या नाम है, हमें रीजनल प्लेयर्स जितने हैं उससे वही दाम पे बिजली या उससे कम दाम पे ना मिले तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। रीजनल कम्पिटिटिव टैरिफ क्या है सर? रीजनल कम्पिटिटिव टैरिफ पाकिस्तान से, जो सपोज़ मैं ले लेता हूँ बांग्लादेश में पाकिस्तान से जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर टैरिफ बहुत हाई है। ठीक है। डिफॉर्म बार्स पे टोटल टैरिफ प्रोटेक्शन बांग्लादेश ने अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा है 58%। ठीक है। ठीक है। और जो इनपुट रखे हैं वो बिल्कुल लो रेट्स पे रखे हुए हैं। अब या तो आप क्या नाम है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर रहे हैं। कोई कम कर दें। नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं कहूँगा कि कंपेटिटिव इंडेक्स जो है पाकिस्तान, जो आज कंपेटिटिव इंडेक्स के अंदर में इट इज़ आई थिंक 111 है।
ठीक है। आउट ऑफ 140। पाकिस्तान की हुकूमत को और उनके थिंक टैंक्स को और उनको सब कुछ समझना चाहिए कि कंपेटिटिव इंडेक्स में हमको 25 तक नहीं तो 50 तक तो ले आवे ना। ठीक है। आउट ऑफ आपकी 140 कंट्रीज वी आर 111। आपकी प्रपोजल क्या है फिर? हमारी प्रपोज़ल है कि जी इसको, ये मंसूबा जो है इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है। It should be paused for 1 year so that deep consultations can be held with every sector which is affected and make a roadmap. ठीक है। साथ साथ अगर हम टैरिफ को रिड्यूस करते जाएंगे, साथ साथ ये सब दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, competitive index and all the other matters needs to be resolved also. जी सर। बट दे मस्ट हैव सम रैशनल सर फॉर दैट। कोई तो उनके जहन में आई होगी कि ये करना चाह रहे हैं। एक तो ये आईएमएफ की कंडीशन भी है ना सर। प्रेशर्स हैं या आपके ख्याल में क्या देखिए, जस्टिफिकेशन क्या देते हैं हर वो? चीज़ के अंदर में IMF को ले आते हैं। और जो मैंने सुना है, सम ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हाँ, वो ने डरकन, मिस्टर डेरेक या जो भी है मिस्टर उनका डेरेक नाम है, स्टीफन डरकन। स्टीफन जो वो भी मिले है, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर उन्होंने से। क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर को ये मंसूबा दिया है। यू सी, यू हैव टू नो द ग्राउंड रियलिटीज़। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ वन थिंग बट द ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट। अच्छा सर, अगर आपकी मैं इनपुट कॉस्ट वाला आर्गूमेंट पे बात करूं, आप जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है, आप 50 रुपये कह रहे हैं, 40 रुपये तक की हुकूमत प्लानिंग कर रही है, आप कहाँ पे हो तो आप समझते हैं कि हम रीजनली मुकाबला कर सकते हैं? 25 से 28 में 25 से 28 रुपये पर यानी यूनिट। कंप्लीट टोटल कॉस्ट। मैं टोटल कॉस्ट कहता हूँ, इसमें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इसके अंदर में फिक्स चार्जेस आ गया, ठीक है। उसके अंदर में बाकी Taxes। सवेरे वगैरह वगैरह जो चार्जेस आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनपुट कॉस्ट को कम करने का और टैक्सेस गैस- के बारे में आपका क्या ख्याल है? गैस की चार्ज, गैस की। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, लैंड। या यूनिट बिग लैंड इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड। अगर 5-6 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए एकड़ के हैं तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? ठीक। नॉर्मल एक इंडस्ट्री आप जैसी को कितनी एकड़ रिक्वायर्ड होता कम है? से कम 50 से 100 एकड़ चाहिए। ठीक है सर। 50 से 100 एकड़ चाहिए इंडस्ट्री को। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के हिसाब से। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, वो था स्क्रैप के ऊपर टैक्स। वो ज़रा डिस्कस कर लें, मैं फिर टैरिफ रैशनलाइजेशन पे वापस आऊँगा। लेकिन वो जो स्क्रैप के ऊपर टैक्स है सर, वो अभी कितना है और उसके बारे में आपकी क्या प्रपोजल है? देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैप के ऊपर में डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है। कैटेगरीज है। एक है श्रेडेड स्क्रैप, एक है बंडल्ड स्क्रैप, एक है HMS हैवी मेल्टेबल स्क्रैप। ठीक है। इसके ऊपर में डिफरेंट टैरिफ्स है। ठीक है। जो HMS है उसके ऊपर में 3% ज़्यादा है। ठीक है। अल्लाह मालूम है कि भाई उन्होंने क्या सोच के स्क्रैप सब में मेल्टेबल जाना है, हाँ, डेफिनेटली। डेगची में ही जाना है हाँ जी। मेल्ट करने के लिए। ठीक है। मगर मेरी समझ से बाहर है कि HMS में और श्रेडेड के अंदर में इतना डिफरेंस क्यों रखा है। और एक और किस्म का स्क्रैप आता है जो कि ब्रोकन एंड अनसर्विसेबल मोटर पार्ट्स, जो श्रेडेड स्क्रैप के अंदर में आता है। ठीक है सर। एक स्टीयरिंग व्हील ले लीजिए, उसको 8 टुकड़े कर दीजिए ठीक है। और वो पूरे कंटेनर के अंदर में कुछ स्टीयरिंग व्हील के टुकड़े निकल आए। बिकॉज जब श्रेडिंग करते हैं पूरी गाड़ी को तो उसमें कुछ ना कुछ तो छोटे ब्रोकन पार्ट्स होंगे। वो ब्रोकन पार्ट्स पे 35% ड्यूटी है। वो टैक्सेशन के तरीके हैं ना बेसिकली, जिस तरह कंटेनर को आप जानते हैं कि जाइए इसमें ये चीज़ यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे यहाँ रख दो, वो फिर बोलते हैं कि अच्छा जी इसमें 2 टन ये कर दो, 4 टन ये कर दो, इसके ऊपर में ज़्यादा ड्यूटी दे दो। अच्छा सर, एक उसमें कॉस्ट आर्गूमेंट ऑफ है डूइंग बिजनेस
is becoming higher. हाँ ये जो FBR का है सर, वो एक आर्गूमेंट है, और वो आर्गूमेंट ये है कि चूंकि स्क्रैप जो लोग जमा करते हैं वो बिल्कुल ही अनडॉक्यूमेंटेड सारा मामला है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में सॉल्यूशन, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नहीं था, तो शायद इस वजह से है। आपके जहन में कोई वे फॉरवर्ड क्या है सर कि ये जो बिल्कुल ही हाईली अनडॉक्यूमेंटेड है, इसको कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आएँ और टैक्स नेट के अंदर भी जो है वो इजाफा हो सके? देखिए, ये जो टैक्स नेट में आना और लाना और टैक्स नेट में रहना, तीनों काम तीनों काम है। और मैं ये कहूँगा कि वी हैव फेल्ड मिजरेबली टू डॉक्यूमेंट द स्क्रैप सेक्टर, लोकल स्क्रैप सेक्टर। ठीक है सर। तो हुकूमत ने क्या किया है, और जो हमारे मशवरे पे किया है, कि लोकल स्क्रैप के ऊपर में सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया, ठीक है। so that anybody who purchases local scrap doesn't have to pay any tax. ठीक है। जब वो मेल्टिंग पे जाएगा तो उसके यूनिट के हिसाब से जो कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से उसको टैक्स देना है। ठीक। So that problem was solved with the help of the FPR and their understanding. ठीक है सर। जो बाकी जो इतने स्क्रैप है वो इंपोर्ट होता है, ठीक है। और इंपोर्ट के ऊपर में 18% सेल्स टैक्स ले लिया जाता है, ठीक है। विच इज़ एन इनपुट, और आउटपुट पे और आपको आउटपुट पे क्या नाम है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तो इट हैज़ बिकम बेटर ठीक है सर। फॉर द स्क्रैप ट्रीटमेंट। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और बताएं, एक तो ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, और आपका जो ग्रोथ का सफ़र है वो भी मैंने देखा है। आप पाकिस्तान की ओवरऑल जो स्टील इंडस्ट्री है उसको कहाँ पे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, और आगे जो आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री है, ये सही होगा अगर मैं कहूँ कि वो कहीं भी स्टील मैप के अंदर में वर्ल्ड स्टील मैप के अंदर में नज़र नहीं आती है, ठीक है सर। सिवाय कि एक लाइक अ पिन ड्रॉप। एंड द रीज़न वाई इट इज़ कि वी हैव सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, successive planning commissions have failed miserably to develop this sector. We have a large resources of iron ore, chromite and other minerals. We have failed miserably to take advantage of that. वजह We- क्या है सर? We have always based our thing on imported scrap. जी सर। And imported scrap is a big drag on our foreign exchange reserves. कितना है कि वैसे हम ये थोड़ा सा import बताएं, bill- हाँ वैसे कि लोकल स्क्रैप की भी आपके ख्याल में कितनी ज़रूरत है और कितना है और कितना इंपोर्ट होता है? देखिए, लोकल स्क्रैप इज ओनली a small fraction of what is required. Imported scrap is, I would say, almost 80% to 85% is imported, and about 15 to 20% would be met by locally. ठीक है सर। और लोकली स्क्रैप जनरेशन जो होता है वो क्या नाम है, इन वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स होता है। आपने अपने बारे में नहीं बताया सर, आप कितने अरसे से इस शोबे के साथ सर, मुंसलिक? ये शोबा जो है हमारा, जो ये फैमिली का जो बिज़नेस था, 3 जनरेशन्स के ऊपर में ये बिज़नेस है। अच्छा, माशाल्लाह। Since 1947, my father, when he first came to Karachi, he started things, उनकी टूल्स एंड हार्डवेयर की दुकान थी, वहाँ वायर बेचते थे, नेल्स बेचते थे, स्क्रूज बेचते थे। तो उन्होंने शुरू किया कील बनाना, एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सही है। तो ये आपने दिलचस्प बात की, इससे मैं अगर इजाज़त दें मैं तासुब छोड़ूं कि आप कराची में फलास 3 जनरेशन्स एक ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह ग्रोथ की, तरक्की की। इधर लाहौर में भी इसी तरह की एक जनरेशन है स्टील की इंडस्ट्री के हवाले से, और वो रूलिंग क्लास भी रही है। तो एक रूलिंग क्लास में होते हुए भी क्या वो नहीं देख रहे कि वो भी खुद इसी इंडस्ट्री में हैं
तो क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे वो ठीक करें? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है। स्टील इंडस्ट्री वहाँ नहीं चली है, गई है जहाँ तक जाना चाहिए था। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़ of various governments, and I think this sector has been neglected because हर मुल्क के अंदर में स्टील इंडस्ट्री is supposed to be the backbone of any economy. Let's take an example of Iran. Today Iran is producing almost 30 million tons of steel. Only last year, they produced more than 1.8 million tons in 1 year. और the population क्या है? 90 million. ओ, 90 million only against our 250 million. ठीक है? और हमारी टोटल कितनी है जी प्रोडक्शन? हमारी प्रोडक्शन होगी अप्रॉक्सीमेटली, अभी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट अदरवाइज 4 to 5 million टन्स की हमारी प्रोडक्शन है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग. इट इज़ अबाउट 30 to 35 kilograms per capita. अच्छा सर, सर इससे मैं पहले कि ये बात करें एक चीज़, आई रिटर्न टू माई क्वेश्चन एक्चुअली, कि ये आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं रेफ़र कर रहा था शरीफ फैमिली की तरफ कि खुद एक स्टील के बिज़नेस में हैं वो, तो वो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री को फिर हुकूमत में होते हुए भी, अभी भी उनके भाई हुकूमत में हैं, पहले भी वो रहे हैं, तो क्यों नहीं तरजीहात में शामिल रही इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, उनके बावजूद ये कि उनके ज़ाती बिजनेसेस हैं? ये तो जनाब आपको क्वेश्चन उन्हीं से करना पड़ेगा. ठीक है मेरे पास इसका आंसर नहीं है. अच्छा सर, मेरे पास आंसर ये है जी सर, कि हमें पाकिस्तान स्टील जो होती थी, जो 1.1 मिलियन टन्स से बनी थी, आज उनको कम से कम 10 से 15 मिलियन टन्स वहाँ बनना चाहिए था. एज एन इंजीनियर, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई कैन से दैट. उनके तो पास बहुत बड़ी है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है. 1.1 तो नहीं, कम से कम उसकी जो बेसिक फिजिबिलिटी थी टू गो अप टू 3 मिलियन टन्स, तो वहाँ तक तो चले जाते. वहाँ तक इससे भी पहले नहीं कि गए. अगली मंजिल की तरफ जाएं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी नज़र में क्यों पाकिस्तान स्टील मिल जैसा प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ है? आज भी हम देखें, अभी भी हम उसको वाइट एलिफेंट कहते हैं, ना कुछ बेच पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं. देखिए, पाकिस्तान स्टील की कहानी जो है ना, जितनी किताबें छापे उतनी कम है. सो वी हैव बीन इन्वॉल्व्ड, और आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद द स्टील मिल सिंस इट्स इंसेप्शन in 1982. We were the first people to have started buying billets from them and rolling them. But I think there is a lot of reasons we can point out to as to why that project was a failure. First and foremost was the involvement of the government and the ministries. ये थोड़ा सा अगर आप उर्दू में बयान कर दें तो लार्जर जो सेगमेंट है हमारा वो भी सुन लेगा इसको. बेसिकली ये कह रहे हैं कि हुकूमतों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिसीजन मेकिंग देखिए, in business and industry you have to make decisions in minutes. हर लम्हे फैसला करना पड़ेगा. लम्हे में फैसला करना पड़ता है. And if you do not make decisions, then the troubles and the problems multiply at बिल्कुल an exponential rate. So one has to be very, very proactive in making quick decisions. अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताएं, आपकी मैं बात समझ गया हूँ. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में स्टील सेक्टर के टोटल प्लेयर्स की तादाद कितनी है? हुकूमतों पे तो तनकीद मैं भी करता हूँ, आप भी कर रहे हैं. क्या आप ये नहीं समझते कि प्राइवेट सेक्टर की कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़े? बिल्कुल. टोटल प्लेयर्स कितने हैं और प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, इन द मेल्टिंग इंडस्ट्री there are about
between 225 and 250 players. ओके Re-rollers छोटे छोटे बड़े ज़्यादा हैं, हैं, fragmented. फ्रेगमेंटेड है. Steel industry in Pakistan is very highly fragmented. ये क्या Not वजह है? fragmented, very highly fragmented. यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम है. जी 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 आप बिल्कुल. बताएं आप. I'll tell you because they have not उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई है. जी जो ओल्ड क्या नाम है 1930s और 40s और 50s Style की था, जो बिल्कुल. टेक्नोलॉजी है वो ढलाई का काम वही उसी इस्तेमाल तरह कर हुआ है. रहे हैं. और ये जो टेक्नोलॉजी है रोलिंग के अंदर में पाकिस्तान के अंदर में वास्ट मेजॉरिटी वो रोलिंग मिल्स आज यूरोप के अंदर में यूके के अंदर में म्यूज़ियम में पड़ी हुई है और वो आजकल हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे और हैं. वो हम इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं. आज अभी भी कर रहे हैं. और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बिग सिग्निफिकेंट जो मेजॉरिटी ऑफ आवर प्रोडक्शन इज सब स्टैंडर्ड. इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मकाम क़याम के बगैर तो नहीं है. अच्छा मकाम सर, पे वैसे तक नहीं एक मुझे पहुंचे. बताएं आप और बात. आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बड़े प्लेयर्स कितने हैं सर इन देखिए- 240-50 में से? बड़े प्लेयर्स आई वुड से आप उंगलियों में गिनती कर सकते हैं. 5, 6, कर 7, सकते हैं लेस देन 10. मैक्सिमम लेस देन 10. और ये कहूँगा कि इनकी जो कैपेसिटीज़ है इंक्लूडिंग आवर्स इन वर्ल्ड टर्म्स ना होने के बराबर है. अच्छा सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ. एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक चाइना की स्टील है सेंचुरी स्टील के नाम से, जी वो पाकिस्तान आए और उन्होंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को. जी आपकी एसोसिएशन के डेफिनेटली मेंबर भी होंगे वो. चाइनीज यहाँ पे आके क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए हमारा जो काम है ना बहुत हद तक अनडॉक्यूमेंटेड है. एंड दैट इज़ वाई अनडॉक्यूमेंटेड होने से एवरीबडी इज़ नॉट पेइंग द ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेस. ठीक है. अपना जो टैक्स बनता है वो नहीं दे रहे हैं. सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रही है. सब स्टैंडर्ड माल बिक रहा है मार्केट में. वो कहते हैं ना कि रसियानी साहब कहते थे कि डिग्री डिग्री होती है असली या नकली. तो सड़िया सड़िया होता है असली या नकली. कॉमन मैन जो है कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द Quality of क्वालिटीज़. सस्ता बेहतर है, सस्ता दे दो बस. अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है. About आप ये grading बताएं mention- कि कंस्ट्रक्शन के लिए हुकूमत एक पैकेज की तैयारी कर रही है. ये बताएं कि स्टील अगर हमारी इतनी प्रोडक्शन के अंदर मसाइल हैं तो ये कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए आपके ख्याल में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? अगेन मैं कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. सही है. ये जब तक नहीं होगा, अभी सिर्फ जो है पूरे पाकिस्तान में ये ज़मीनों का खेल है. हाँ बिल्कुल. दिस इज़ द लैंड गेम. जब तक हम क्या नाम है प्रॉपर पॉलिसी मेजर्स एंड टैक्सेशन मेजर्स से आप इनको पहले ठीक नहीं करेंगे सो दैट ऑल द लैंड बिकम्स टू प्रोडक्टिव यूज़ एंड नॉट फॉर स्पेकुलेटिव यूज़. स्पेकुलेटिव यूज़ बहुत अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया, स्पेकुलेटिव यूज़ वाला. और रियल स्टेट का तो आई थिंक सबसे ज़्यादा काम ही इसी पे चल रहा है, ऑन स्पेकुलेशन. मैं लास्टली उसी तरफ आते हैं. शुरू से जो मेहताब साहब ने बात शुरू की कि ये जो अभी टैरिफ की बात हो रही है, इन केस अगर ये रुक जाता है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं होता तो आपके ख्याल में फिर इंडस्ट्री क्या करेगी आगे, और इसका फिर आगे इफेक्ट क्या आपको नज़र आएगा, और देखिए- आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से
कि 1 साल का पॉज लेवे। आजकल के दुनिया का टैरिफ वॉर जो चल रहा है, अमेरिका का, अमेरिका का, यूरोप का, चाइना चाइना का, हर जगह हर- का, उनकी कंजम्पशन, उनकी प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? उनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है, उसकी जो खपत है, वो जाएगी डंपिंग में। बिल्कुल डंपिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। डायरेक्ट डंपिंग एंड इनडायरेक्ट डंपिंग। और ये हमें याद रखना चाहिए कि हर एक्सपोर्टर ऑफ स्टील जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है, वो बहुत सारे मराद देती है अपने लोगों को फॉर एक्सपोर्ट, जो इसलिए कि हम फिर इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान, ट्रेडिंग, डंपिंग होगी, ट्रेडिंग की तरफ चली जाएगी, इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी। तो ये मुनासिब नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली दैट, इट इज़ बिकॉज ऑफ जॉब्स। आज अगर एक इंडस्ट्री 1500 जॉब्स दे रही है, लाइक अमरेली स्टील्स, पूरे पीक के ऊपर में हम लोग 1500 जॉब्स दे रहे थे। 15,000 लोग इनडायरेक्टली, और मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आप इस्तेमाल करें तो 30,000 लोग वर डिपेंडेंट और आर डिपेंडेंट ऑन अमरेली स्टील्स। ठीक है सर। तो अगर अमरेली स्टील्स जैसी कंपनी डॉक्यूमेंटेड है पूरी, और उसको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ, अनडॉक्यूमेंटेड प्रोडक्शन और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के साथ compete करना हो, तो वो नहीं कर सकती है। तो वी हैव टू टेक आउट द substandard goods from the country. We have to make sure that economies of scale are there. We have to make sure that documentation is there. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन का। ईरान में there is no cash payment anywhere. अच्छा, They are called debit cards. स्टील बिजनेस या ओवरऑल? Anywhere. इतने मॉडर्न हो गए हैं सर। Every person has a debit card. जहाँ पेमेंट किया, बाज़ार के अंदर में 3 किलो सब्ज़ी ली, उसका भी उसने अपना वो निकाला, किया, डेबिट किया, जाओ, स्वैप किया, डेबिट किया, जाओ। आई हैव नॉट सीन एनी ट्रांजैक्शंस इन कैश इन ईरान। और सॉरी सर, मैं ये जो ज़ायरीन भी जाते हैं, क्या ये भी फिर डेबिट कार्ड में कन्वर्ट करते हैं आप? ये डेबिट कार्ड में जो उनकी गाइड होते हैं ना, वो फिर डेबिट कार्ड का अरेंजमेंट कर देते हैं। ओके। या फिर क्या नाम है, वो लोग कन्वर्ट करके, और फिर वो जो ज़ायरीन है वो फिर कैश में करते हैं। बट ठीक है। द डेबिट कार्ड इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट वे ऑफ यूजिंग। तो मेरा ये सजेशन है कि जब तक यहाँ हम लोग डिजिटलाइज नहीं करेंगे, और मैंने तो तजवीज़ भी कर रहा हूँ कि जितने शनाख्ती कार्ड है वो सब शुड बी यूज्ड एज ए डेबिट कार्ड। और वो डेबिट कार्ड जो है, कोई भी बैंक में जाए, शनाख्ती कार्ड के हिसाब से एक नॉर्मल सा अकाउंट खोल दे, नो KYC नहीं होगा उसमें, ऐसे ही 50,000 का, लाख का वो डेबिट कार्ड बना देवे, एंड दे शुड पे नो योर कस्टमर। अच्छा, एक और ये स्टार्ट करे फ्रॉम द सैलरी क्लास, बिकॉज दे ऑल हैव द बिल्कुल अकाउंट। ठीक। अच्छा सर, एक आखिर में ये बताएं कि इस बजट के हवाले से आपकी मेजर प्रपोजल्स क्या क्या हैं? और सर इसमें ये भी ऐड कर दें, ये जो आपके कंसर्न्स हैं, इसके हवाले से आपकी कोई मुलाकात हुई है फिर कुछ अथॉरिटीज़ से? कुछ आपको लगा है कि ये पॉज आएगा जो आप कह रहे हैं? हमने रिक्वेस्ट तो की है पॉज के लिए, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी के भी कहने पे जाने के पहले अपना पहले स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपना पहले सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखें, ठीक है सर। उसके बाद क्या नाम है डिसीशंस लीजिए। बिकॉज डी इंडस्ट्रियलाइज होना बहुत आसान है, री इंडस्ट्रियलाइज होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रपोजल्स सर, मेजर बजट की प्रपोजल्स। मेजर बजट की प्रपोजल यही है कि प्लीज़ ट्राई टू मेक द बजट इन सच अ वे टू पुट मनी इनटू द पीपल्स पॉकेट्स। आप देखिए सैलरीड क्लास
का चीखें ताल्लुक निकल जो रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ भी है, इसलिए कि उन्हीं लोगों ने फ्लैट्स बुक कराए जब उनकी इनकी जो इकोनॉमिक्स है सैलरी क्लास की, दे हैव वैनिश्ड, the buying capacity of the salaried class has diminished, ख़त्म हो चुकी है सर, बिल्कुल। ख़त्म हो चुकी है। So we have to देखिए, by I think they were saying that it is 340 billion against 26 billion or 29 billion by the retailers. पीनट्स सर। Yeah, peanuts. So we have to, and every transaction has to be digitalized as soon as possible. ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों, क्या नाम है, डिजिटलाइजेशन के अंदर में एक एक स्टेप्स तो ले लेना। आगे तो बढ़े, आगे वैसे इस तो दफ़ा बढ़े। बजट में कोई इसके बारे में कर रहे हैं सर? कोई टैक्स के हवाले से आपकी कोई प्रपोजल नहीं है सर? इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, टैक्स के हवाले से? टैक्स के हवाले से जो है प्रपोज़ल ये है कि जी जो ज़मीनें अनयूज्ड पड़ी है उसके ऊपर में वेल्थ टैक्स लगा दें। ठीक है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी अनयूटिलाइज्ड लैंड के ऊपर में। लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है सर। ये प्रोविंशियल हो तो प्रोविंशियल वाले को समझाना पड़े कि भाई ये लगाए और फिर ट्रांसफ़र करें टू द फेडरेशन, सो दैट फेडरेशन को कम पैसा देना पड़ेगा उनको। ठीक है। यू नो, और ये भी लास्टली ये भी बता दें, मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि लोगों की जेबों में पैसे डालने की कोशिश करें, ना कि मज़ीद निकालने की कोशिश मस्जिद करें। निकालने की। देखिए, अभी तक तो सूरत हाल यही नज़र आ रही है भाई दबे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। दिया लेकर ढूंढेंगे तो ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा, मगर इट हैज़ टू बी प्रॉपरली गवर्नड। बिल्कुल ठीक है सर। प्रॉपरली गवर्नड, मिस गवर्नेंस नहीं होनी चाहिए। एंड हमें अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए सिर्फ़ एक बार। सो अल्लाह मुझे मदद दे कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करके जाऊं, अपने गरीब अवाम के लिए कुछ करके जाऊं। आपके यूनिट्स कितने हैं सर? कराची के अंदर ही है? कराची के अंदर में एक ही यूनिट है हमारा, और एक आपका यूनिट कोई- शेरशाह में, एक यूनिट दाबेजी में, कराची और में ही है। आपका कोई प्लान है कि बाकी जगह पे शिफ्ट किया जाए या अभी कोई ऐसी बात? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो क्या नाम है, इसी को हम लेकर बैठे हुए हैं। चलती है बंद हो जाती है, चलती है बंद हो जाती है, तो इसी में से अभी हम लोग निकल नहीं आए हैं। कितना, क्या आपका है, यानी ऑपरेशनल पीरियड को अगर आप साल के दौरान देखें तो क्या है सर? हम लोग 20% पे चल रहे हैं। अच्छा, 80% आपकी कैपेसिटी है बढ़ाने की? बढ़ाने की है, और वो क्यों नहीं चल रही है वो तो जनाब मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। और लार्जेस्ट कंपनी है, द बेस्ट टेक्नोलॉजी मनी कैन बाय, द बेस्ट स्टील बार प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द होल कंट्री। अच्छा, आपकी टेक्नोलॉजी वैसे यूएस की या यूरोप की है सर? दिस इज़ यूरोपियन, यूरोपियन है। दिस इज़ इटालियन टेक्नोलॉजी, ओके। ठीक है ना, एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वन कैन हैव इन रोलिंग मिल एंड स्टील मिल। और अगर सर आखिरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरी यूटिलाइज्ड करें कैपेसिटी तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर? वही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दीजिए, हम एक्सपोर्ट कर देंगे। गिव अस 8 सेंट्स या 9 सेंट्स पे बिजली दे दीजिए, गैस इंटरनेशनल रेट्स पे दे दीजिए, एंड वी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। बट अभी हाउ मच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड एंड हाउ मच इज़ नथिंग। नथिंग? और क्या पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है उसको पूरा कर पा रहे हैं? पाकिस्तान की कंजम्पशन तो पूरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ कर से रहे हैं। इम्पोर्ट तो नहीं हो रहा अभी? देखिए अभी तक नहीं, वहाँ पे तो इम्पोर्ट होने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। देयर इज़ इनफ कैपेसिटी इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक। लास्टली meet the needs. यही बता दें, अगर ये जो आप कह रहे हैं, अगर इसी तरह IMF कंडीशंस और ये सूरत हाल के मुताबिक जो खदशात हैं, अगर ऐसा बजट आता है और हुकूमत उस तरह से रिलीफ नहीं दे पाती जो कह रही है, तो फिर कैसी सूरत हाल होगी? क्योंकि हुकूमत तो यही बार बार क्लेम कर रही है कि इकानमी तो बेहतर हो रही है ग्रेजुअली, हम तो उड़ान भरना शुरू हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट तो भी नीचे आ गए हैं सर। ये जिससे बात करते Interest हैं rates ये also have to come to single digit. I remember in 2011, and
2000 आई थिंक Interest 16 rate and 17 was 6% and 7%. जी 5 मुशर्रफ साहब के टाइम पे मुशर्रफ साहब के बिल्कुल 6% and 7%, where it has gone to 22% plus 2%. Business people and industry was paying 24%. जी काइबोर Kaibor plus 2 plus 3. जहाँ दाव लग जाए. हाँ, सवाल सर यही था आखिरी कि अगर वो कंडीशंस के मुताबिक ही चीज़ें आती हैं तो फिर बेहतरी कैसे आएगी, जो हुकूमत दावा भी कर रही है और चाह भी रही है? देखिए, we have to tighten our belt. We have to reduce our expenses. We have to increase our exports. हमें अपना एक्सपोर्ट को बहुत मेजर बूस्ट लाना है, और वो कैसे लाना है, दैट द थिंक टैंक्स एंड द प्लानिंग कमीशन हैज़ टू थिंक. सर आखिरी सवाल बड़ी जल्दी में, क्या रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है स्टील इंडस्ट्री की? स्टील इंडस्ट्री के लिए जी अवेलेबल है, जितनी स्टील इंडस्ट्री अभी है, बिकॉज वो खुद अपने लोगों को लेकर खुद ट्रेन करते हैं. ठीक सो है। दे ईच यूनिट इज़ अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर स्किल्स. बट स्किल्स के अंदर में तो जो है वो आई एम इन्वॉल्व विद द हुनर फाउंडेशन, जिसके 16 इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक. मैट्रिक के बच्चों को लेकर वी गिव देम वर्ल्ड क्लास वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल्स ट्रेनिंग फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द IT सेक्टर. ओके, वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी. उसके लिए कोई बाकायदा इट्स बेस्ड इन कराची 16 इंस्टीट्यूट्स है बेस्ड ऑल ओवर पाकिस्तान. सर थैंक यू वेरी मच. Thank you very और much. मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेके हम अपना जो प्रोग्राम है उसके अंदर मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आप ये जो फाउंडेशन है इनकी और उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर, ताकि ज़रूर. आप स्किल्स सीखें. स्किल्स होंगी तो ये इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है, ये पाकिस्तान का भी फ़ायदा है. चाइना बना कैसे है? उसी लिए चाइना बना है बिकॉज ऑफ स्किल्स. ऑफ कोर्स सर, स्किल्स बिल्कुल ठीक है सर एंड जी. वुमेन्स एम्पावरमेंट. 4 प्रॉब्लम्स हैं अपने पाकिस्तान के. जी सर प्लीज़. 4 प्रॉब्लम्स हैं. एजुकेशन, ओवर पॉपुलेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड स्किल्स ट्रेनिंग. बिल्कुल ठीक है. ये 4 हैं. और स्टील के कितने प्रॉब्लम्स हैं, वो भी 4 हैं. फाटा पाटा, वो एग्जाम्पशंस के लिए फिर बड़ी लॉबिंग कर हाँ, रहे कर रहे हैं हैं. lobbying. ये आपको बात करनी चाहिए थी, मैं भी भूल गया, सॉरी. अच्छा, फाटा पाटा फाटा पाटा में मैं पाटा. एक्सप्लेन कर दूं उनको- सर. फाटा पाटा में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसकी एग्जम्पशन है. वो इंडस्ट्री वहाँ पे प्रोड्यूस करती है और बेचती पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में है. सर अब आप बताएं क्या कह रहे हैं. जो स्टील के 4 प्रॉब्लम, फाटा पाटा देखिए फाटा पाटा का ये है कि कभी कभी तो रॉ मटेरियल वहाँ पहुँचता भी नहीं है, रास्ते में बिक जाता है. बिल्कुल. हाँ, और वो जो ट्रेलर पे और वो लगते हैं ना, क्या नाम है, ट्रैकर्स, वो भी चेंज हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है सर. तो दिस इज़ अ नोन फैक्ट. वो दूसरी बात ये है कि देखिए फाटा पाटा है, स्मगलिंग फ्रॉम ईरान है, ये तो टॉपिक रह ही गया. स्मगलिंग फ्रॉम ईरान, लीगलाइज स्मगलिंग एंड इलीगल स्मगलिंग, स्टील भी बोथ. स्टील ह्यूज क्वांटिटीज, और 100 टन के ट्रेलर आते हैं. ओहो, किसी के किसी को छुप नजर के ही नहीं आती 100 टन का ट्रेलर इज. तीसरा सर, तीसरा नंबर 3 इज ये फेक इनवॉइसेस, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस. जो लोग ये 100 रुपये टैक्स बनता है वो 10 से 15 रुपये दे रहे हैं सिर्फ. वी आर पेइंग फुल 100%. अल्लाह का शुक्र है. और चौथा सर, चौथा है, क्या था, 2 3, चौथा ये है मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस. ठीक. ये भी मैंने कहा है कि जी आप उसके ऊपर लगा दो कौन कितना टैक्स दे रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, सामने आ वो जाएगा. चीनी की सरकार ट्रैकिंग सिस्टम बना रहा है भाई. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच भाई. सर. मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है,
और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी देने हैं। तो फॉर टाइम बीइंग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।